तीसरा चैप्टर, लारिस्टन गार्डन का मुअम्मा। मैं इतराफ़ करता हूं कि अपने साथी के नज़रियात की अमली फ़ितरत का ये ताज़ा सबूत देखकर मैं काफ़ी चौंक गया। उसकी तज्ज़ियाती क़ुव्वत के लिए मेरे दिल में एहतराम हैरत अंगेज़ हद तक बढ़ गया। ताहम मेरे जहन में अभी भी एक छुपा हुआ शक मौजूद था कि शायद ये सारा मामला पहले से तयशुदा था, एक ऐसा ढोंग जो मुझे हैरान करने के लिए रचाया गया था। अगरचे ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर थी कि मुझे धोखा देने में उसका आखिर क्या मकसद हो सकता था। जब मैंने उसकी तरफ निगाह डाली तो वो ख़त पढ़ चुका था और उसकी आंखों में वो सुनसान बेनूर तासुर आ गया था जो जहनी गहराई में खो जाने की अलामत थी। आपने ये कैसे जान लिया? मैंने पूछा। क्या जान लिया? उसने झिंझलाहट से कहा। यही कि वो फौजी बहरिया का एक रिटायर्ड सार्जेंट था। मुझे फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है, उसने तुर्शी से जवाब दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी बदतमीजी माफ करें, आपने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया, लेकिन शायद यही बेहतर है। तो क्या आप वाकई ये ना देख सके कि वो शख्स फौजी बहरिया का सार्जेंट का? नहीं, वाकई नहीं। नहीं, वाकई नहीं। ये जानना, ये समझाने से कहीं आसान था कि मैंने कैसे जाना। अगर आपसे कहा जाए कि ये साबित करें कि 2 और 2 4 होते हैं, तो शायद आपको कुछ दुश्वारी हो, और फिर भी आप इस हकीकत से बिल्कुल यकीन रखते हैं। गली के उस पार से भी मैंने उस शख्स के हाथ की पुश्त पर एक बड़ा नीला लंगर गोदा हुआ देख लिया। इससे समंदर की बू आई, ताहम इसकी चाल ढाल फौजियाना थी और कनपटियों पर ज़ाब्ते के मुताबिक मुझे भी थी। बस यहीं से बहरी फौजी सामने आ गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसे अपनी कुछ अहमियत का एहसास था और उसके अंदाज में एक खास रोब भी था। आपने ज़रूर देखा होगा कि उसने अपना सर किस तरह उठाए रखा और छड़ी किस अंदाज से जुलाई, और ज़ाहिरी हाल से भी वो एक संजीदा, काबिल एहतराम, उधेड़ उम्र आदमी लगता था। ये सब बातें मुझे इस नतीजे पर ले गईं कि वो सार्जेंट रहा होगा। कमाल है, मैं बेसाख्ता बोल उठा। मामूली बात है, होम्स ने कहा, अगरचे इसके तासुरात से मुझे लगा कि मेरी वाज़ेह हैरत और दाद ने उसे खुश कर दिया था। मैंने अभी कहा था कि यहाँ कोई मुजरिम नहीं है। लगता है मैं गलत था। ये देखें, उसने वो रिका मेरी तरफ उछाल दिया जो चौकीदार लेकर आया था। अरे, मैं चीख उठा जब मेरी नज़र इस पर पड़ी। ये तो बहुत होलनाक है। ये वाकई कुछ गैर मामूली लगता है, उसने इत्मीनान से कहा। क्या आप उसे मुझे बुलंद आवाज़ से पढ़कर सुनाएंगे? ये वो खत था जो मैंने उसे पढ़कर सुनाया। मोहतरम जनाब शर्लॉक होम्स, रात के वक्त ब्रिक्सटन रोड से हटकर 3 लॉरिस्टन गार्डन्स में एक बुरी वारदात हुई है। हमारे गश्ती सिपाही ने रात कोई 2 बजे वहां रोशनी देखी और चूंकि वो मकान खाली था, उसे शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने दरवाज़ा खुला पाया और अगले कमरे में, जो बिल्कुल सामान से खाली था, एक साहब की लाश मिली। वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उनकी जेब में ऐसे कार्ड थे जिन पर लिखा था इनॉक जे ड्रेबर, क्लीवलैंड, ओहायो, अमेरिका। कोई डाका या चोरी नहीं हुई और ना ही इस बारे में कोई सबूत है कि इस शख्स की मौत कैसे वाक़ई हुई। कमरे में खून के निशानात हैं मगर इसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं है। हम ये समझने से कासिर हैं कि वो इस खाली मकान में आया कैसे। दरहकीकत ये सारा मामला एक उलझा हुआ मामला है। अगर आप 12 बजे से पहले किसी भी वक्त यहाँ तशरीफ़ ला सकें तो मुझे खुशी होगी। मैं यहाँ मौजूद रहूँगा। मैंने आपकी खबर मिलने तक सब कुछ जूं का तूं रहने दिया है। अगर आप तशरीफ़ ना ला सकें तो मैं आपको मज़ीद तफसीलात भेजूँगा और आपकी राय जानना मेरे लिए बड़ी मेहरबानी होगी। आपका मुखलिस टोबायस ग्रिक्सन। ग्रिक्सन स्कॉटलैंड यार्ड के सबसे होशियार आदमियों में से है, मेरे दोस्त ने कहा। वो और लिस्ट्रीड बुरे लोगों में से बेहतरीन है। दोनों तेज और चुस्त हैं, मगर रिवायती सोच के, हद से ज्यादा रिवायती, और एक दूसरे के खिलाफ भी छुरा लिए बैठे हैं। ये दोनों ऐसे एक दूसरे से जलते हैं जैसे 2 हसीनाएं आपस में जला करती हैं। अगर ये दोनों इस मुकदमे में लगा दिए गए तो फिर कुछ तमाशा जरूर होगा। मैं इस इत्मीनान पर हैरान था जिसके साथ वो यूं बेफिक्री से बातें किए जा रहा था। यकीनन एक लम्हा भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं बोल उठा, क्या मैं जाकर आपके लिए तांगा मंगवाऊं? मुझे अभी यकीन नहीं कि मैं जाऊंगा भी या नहीं। मैं तो दुनिया का सबसे काहिल इंसान हूं, यानी जब ये कैफियत तारी हो, क्योंकि कभी कभी मैं बड़ा चुस्त भी हो जाता हूं। अरे, ये तो बिल्कुल वही मौका है जिसकी आपको कब से तलाश थी। मेरे अजीज दोस्त, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्ज करें मैंने सारा मामला सुलझा भी दिया तो यकीन रखें कि ग्रेगसन, लेस्ट्रेड और इनकी टोली सारी वाह वाह अपनी जेब में डाल लेंगे। यही अंजाम होता है एक गैर सरकारी शख्स का। लेकिन उसने आपसे मदद मांगी है। हाँ, वो जानता है कि मैं उससे बेहतर हूं और मुझसे ये मानता भी है, मगर किसी तीसरे शख्स के सामने ये बात कबूल करने से पहले वो अपनी जबान कटवा लेगा। बहरहाल, हमें चलकर देख तो लेना चाहिए। मैं इसे अपने दम पर सुलझाऊंगा। अगर कुछ और ना मिला तो कम से कम उन पर हंसने का मौका तो मिलेगा। चलें। वो तेजी से अपना ओवरकोट पहनकर इस अंदाज से चलने फिरने लगा जिससे जाहिर होता था कि चुस्ती की कैफियत ने सुस्ती की जगह ले ली है। अपनी टोपी उठाएं, उसने कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी चलूं? हाँ, अगर आपके पास कोई बेहतर काम ना हो। 1 मिनट बाद हम दोनों एक तांगे में सवार थे और ब्रिक्सटन रोड की तरफ तेज रफ्तारी से दौड़े जा रहे थे। वो एक धुंधली अब्रालूद सुबह थी और मकानों की छतों पर एक मटियाले रंग का पर्दा सा तना हुआ था।
जो नीचे की कीचड़ भरी गलियों का अक्स मालूम होता था। मेरा साथी बेहतरीन मूड में था और क्रिमोना के साज और स्ट्रेडियोवारियोस और अमाती के दरमियान फ़र्क के बारे में बेतकल्लुफ़ी से बातें किए जा रहा था। रहा मैं खामोश था, क्योंकि उस उदास मौसम ने और उस अफसोसनाक काम ने जिस पर हम जा रहे थे मेरे दिल को बोझल कर दिया था। आप इस मामले के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे जो हमारे सामने है, मैंने बिलाखिर कहा, होम्स की मौसीकी से मुताल्लिक गुफ्तगू को रोकते हुए। अभी कोई डेटा नहीं है, उसने जवाब दिया। सबूत इकट्ठे होने से पहले नजरिया कायम कर लेना एक बहुत बड़ी गलती है। इससे फैसला मुतासिब हो जाता है। आपको जल्द ही अपना डेटा मिल जाएगा, मैंने अपनी उंगली से इशारा करते हुए कहा। ये ब्रिक्सटन रोड है और अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो वो रहा वो मकान। बिल्कुल ठीक। रुको कोचवान, रुको। हम अभी वहां से कोई 100 गज के फासले पर थे, मगर उसने इसरार किया कि हम यहीं उतर जाएं और हमने बाकी सफर पैदल तय किया। नंबर 3, लैरिस्टन गार्डन्स का चेहरा मनहूस और डरावना लग रहा था। ये उन 4 मकानों में से एक था जो गली से कुछ पीछे हटकर खड़े थे। 2 में लोग रहते थे और 2 खाली पड़े थे। खाली मकानों की 3 मंजिलों पर सुनसान और उदास खिड़कियां थीं जो बिल्कुल बेरूह और वीरान नजर आती थीं, सिवाय इसके कि जगह जगह किराए पर दस्तयाब के कार्ड धुंधले शीशों पर मोतियाबंद की तरह चिपके हुए थे। हर मकान को गली से अलग करने के लिए एक छोटा सा बागीचा था जिसमें बीमार और कमज़ोर पौधे बिखरे हुए थे। इस बागीचे में से एक तंग सा रास्ता गुजरता था जो पीले रंग का था और बज़ाहिर मट्टी और बजरी के मिलाप से बना हुआ था। रात भर होने वाली बारिश से पूरा इलाका कीचड़ में लिथड़ा हुआ था। बागीचे के गिर्द 3 फीट ऊंची ईंटों की दीवार थी जिसके ऊपर लकड़ी की सलाखें लगी हुई थीं और इसी दीवार से टेक लगाए एक तनुमंद पुलिस कांस्टेबल खड़ा था। उसके गिर्द चंद फजूल लोगों का झुरमट था जो गर्दनें उठा उठाकर और आंखें फाड़ फाड़ कर अंदर की कार्रवाई की एक झलक पाने की बेसूद कोशिश कर रहे थे। मैंने सोचा था कि शेरलॉक होम्स फौरन मकान के अंदर दौड़ जाएगा और मुअम्मे की तहकीक में डूब जाएगा, मगर उसके इरादे से ये बात बिल्कुल दूर लगती थी। एक ऐसी बेपरवाही के साथ जो इन हालात में मुझे दिखावे की हद तक लग रही थी, वो फुटपाथ पर इधर उधर टहलता रहा और बेतवज्जुही से ज़मीन, आसमान, सामने के मकानों और सलाखों की कतार को देखता रहा। अपना ये जायज़ा मुकम्मल करके वो आहिस्ता आहिस्ता रास्ते की तरफ बढ़ा, या यूं कहें कि रास्ते के किनारे उगी हुई घास की पट्टी पर चलता रहा और उसकी नज़रें ज़मीन पर जमी हुई थीं। वो 2 बार रुका और एक बार मैंने उसे मुस्कुराते देखा और उसके मुंह से इत्मीनान की आवाज़ सुनी। गीली और चिकनी मिट्टी पर कदमों के बहुत से निशानात थे, मगर चूंकि पुलिस के लोग वहां आते जाते रहे थे, मैं ये ना समझ सका कि मेरा साथी उससे कुछ जानने की उम्मीद कैसे रख सकता है। फिर भी उसकी इदराक की कुव्वत का इतना गैर मामूली सबूत मैं देख चुका था कि मुझे कोई शक ना था कि वो बहुत कुछ देख सकता है जो मुझसे पोशीदा था। मकान के दरवाजे पर हमारा सामना एक लंबे सफ़ेद चेहरे वाले सुनहरे बालों वाले शख्स से हुआ जिसके हाथ में एक नोटबुक थी। वो लपक कर आगे आया और जोश व खरोश के साथ मेरे साथी का हाथ थामा। ये वाकई आपकी बड़ी मेहरबानी है कि आप तशरीफ लाए, उसने कहा। मैंने सब कुछ जूं का तू रहने दिया है। सिवाय इसके, मेरे दोस्त ने रास्ते की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, अगर यहां से भैंसों का एक रेवड़ भी गुजरता तो इतनी तबाही ना होती। बहरहाल ग्रेगसन, आपने ये सब होने देने से पहले यकीनन अपने नताइज अखज़ कर लिए होंगे। होम्स ने मेरी तरफ देखा और तंजिया अंदाज से भवें उठाईं। आप जैसे 2 माहिरीन के होते हुए किसी तीसरे को यहाँ कुछ ढूंढने की गुंजाइश नहीं रहती, उसने कहा। ग्रेगसन ने खुद पसंदी से हाथ मिलाए। मेरे ख्याल में हमने वो सब कर लिया है जो किया जा सकता था, उसने जवाब दिया। ताहम ये एक अजीब मामला है और मुझे मालूम था कि ऐसी चीज़ों से आपको दिलचस्पी है। क्या आप यहाँ तांगे में नहीं आए? शर्लॉक होम्स ने पूछा। नहीं जनाब। और लेस्ट्रीड भी नहीं? नहीं जनाब। तो फिर चलें और कमरा देखते हैं। इस बज़ाहिर बेताल्लुक से जुमले के साथ वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मकान के अंदर चला गया और ग्रेगसन उसके पीछे था, जिसके चेहरे पर हैरत साफ झलक रही थी। एक छोटा सा गुजरगाह जिसके तख्ते नंगे और गर्द आलूद थे, बावर्ची खाने और दीगर कमरों की तरफ जाता था। इसमें से बाएं और दाएं 2 दरवाजे खुलते थे। उनमें से एक वाज़े तौर पर कई हफ्तों से बंद था, दूसरा खाने के कमरे का था और यही वो कमरा था जहां ये पुरस्रार वाक़या पेश आया था। होम्स अंदर चला गया और मैं उसके पीछे हो लिया, दिल में वो दबी दबी कैफियत लिए जो मौत की मौजूदगी में इंसान पर तारी हो जाती है। ये तमाम तफसीलात मैंने बाद में नोट की। उस वक्त मेरी तवज्जो सिर्फ उस अकेली, संगीन और बेहरकत शख्सियत पर मरकूज थी जो तख्तों पर फैली पड़ी थी। बेनूर और बेजान आंखें ऊपर बदरंग छत को तक रही थीं। ये कोई 43 या 44 साल के एक शख्स की लाश थी, दरमियाने कद का, चौड़े कंधों वाला, घुंघरियाले काले बालों और छोटी सी खुरदरी दाढ़ी वाला।
उसने भारी कपड़े का लंबा कोट और वास्केट पहन रखी थी, हल्के रंग की पतलून थी और कॉलर और कफ बिल्कुल साफ सुथरे थे। एक अच्छी तरह ब्रश की हुई और सलीके से रखी हुई ऊंची टोपी उसके पहलू में फर्श पर रखी थी। उसकी मुट्ठियां भिंची हुई थीं और बाजू फैले हुए थे, जबकि टांगे आपस में इस तरह उलझी हुई थीं जैसे मौत की कशमकश बहुत तकलीफ दे रही हो। इसके सख्त चेहरे पर खौफ का और जैसा मुझे लगा नफरत का ऐसा तासुर था जो मैंने किसी इंसानी चेहरे पर कभी नहीं देखा था। ये बदनुमा और हौलनाक बिगाड़, नीची पेशानी, चपटी नाक और आगे निकले हुए जबड़े के साथ मिलकर मुर्दे को एक अजीब बंदरनुमा शक्ल दे रहा था, जिसे इसके मुड़े तुड़े और गैर फितरी अंदाज ने और भी बढ़ा दिया था। मैंने मौत को बहुत सी शक्लों में देखा है, मगर इस तारीक और मैले कमरे में, जिसकी खिड़की मुजाफाती लंदन की एक मसरूफ शाहराह की तरफ खुलती थी, मौत मुझे कभी इतने हौलनाक रूप में नहीं मिली थी। लेस्ट्रेड हमेशा की तरह दुबला पतला और न्यूले जैसा दरवाजे के पास खड़ा था और उसने मेरे साथी और मुझे सलाम किया। ये मुकदमा हलचल मचा देगा जनाब, उसने कहा। जो कुछ मैंने देखा है उसमें ये सबसे बढ़कर है और मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। कोई सुराग नहीं मिला? ग्रेगसन ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, लेस्ट्रेड ने हाँ में हाँ मिलाई। शर्लॉक होम्स लाश के पास आया और घुटने टेक कर उसे गौर से देखने लगा। क्या आपको यकीन है कि कोई जख्म नहीं है? उसने पूछा, चारों तरफ बिखरे खून के बड़े बड़े कतरों और छींटों की तरफ इशारा करते हुए। बिल्कुल यकीनी, दोनों जासूसों ने एक साथ कहा। तो फिर जाहिर है ये खून किसी दूसरे शख्स का है, गालिबन कातिल का, अगर ये कत्ल है। ये मुझे सन 34 में यूट्रेक्ट में वैन जेनसन की मौत के हालात की याद दिलाता है। क्या आपको वो मुकदमा याद है ग्रेगसन? जैसे जैसे वो बोल रहा था उसकी चुस्त उंगलियां इधर उधर दौड़ रही थी, टटोलती, दबाती, बटन खोलती, जायजा लेती, जबकि उसकी आंखों में वही दूर कहीं खोई हुई निगाह थी जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं। ये जायजा इतनी तेजी से लिया गया कि कोई अंदाजा भी ना कर सकता था कि यह कितनी बारीक बीनी से किया जा रहा था। आखिर में उसने मुर्दे के होंठों को सूंघा और फिर उसके चमड़ी के जूतों के तलवों पर नजर डाली। इसे बिल्कुल हिलाया तो नहीं गया? उसने पूछा। सिर्फ इतना जितना हमारे मुआयने के लिए जरूरी था। बस आप इसे मुर्दा खाने ले जा सकते हैं, उसने कहा। यहां से मजीद कुछ जानने को नहीं है। ग्रेगसन के पास एक स्ट्रेचर और 4 आदमी तैयार थे। उसकी आवाज पर वो कमरे में दाखिल हुए और अजनबी को उठाकर बाहर ले जाया गया। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, एक अंगूठी खन से गिरी और फर्श पर लुढ़कती चली गई। लेस्ट्रीड ने झट से उसे उठाया और हैरतजदा आंखों से उसे तकने लगा। यहां कोई औरत आई थी, वो बोल उठा। ये किसी औरत की शादी की अंगूठी है। बोलते हुए उसने वो अंगूठी अपनी हथेली पर रखकर आगे कर दी। हम सब उसके गिर्द जमा हो गए और उसे गौर से देखने लगे। इसमें कोई शक नहीं था कि सादे सोने का ये छल्ला किसी दुल्हन की उंगली की जीनत रहा होगा। उससे मामला और पेचीदा हो गया, ग्रेगसन ने कहा। खुदा जाने, ये पहले ही काफी पेचीदा था। क्या आपको यकीन है कि इससे मामला सुलझता नहीं? होम्स ने कहा। इसे घूरते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। आपको इसकी जेबों में क्या मिला? ये सब यहां है, ग्रेगसन ने सीढ़ियों के नीचे के एक जीने पर बिखरी हुई चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा। सोने की घड़ी नंबर 97163 बैरो ऑफ लंदन की बनी हुई, सोने की एल्बर्ट जंजीर बहुत भारी और मजबूत, सोने की अंगूठी जिस पर फ्री मैसन की अलामत थी, सोने की पिन, बुलडॉग का सर, आंखों की जगह याकूत के नगीने, रूसी चमड़े का कार्ड केस जिसमें क्लीवलैंड के इनॉक जे ड्रेबर के कार्ड थे जो कपड़ों पर लिखे EJD से मेल खाते हैं। कोई बटुआ नहीं मिला, मगर 7 पाउंड 13 शिलिंग खुली रकम थी। बोकाचियो की डेकामेरॉन का GB एडिशन जिसके सरवरक पर जोसेफ स्टैंजरसन का नाम लिखा था। 2 खत, एक EJ ड्रेबर के नाम और एक जोसेफ स्टैंजरसन के नाम। किस पते पर? अमेरिकन एक्सचेंज स्ट्रैंड, तलब करने पर दिया जाए। दोनों खत गिवोन स्टीमशिप कंपनी की तरफ से हैं और लिवरपूल से इनके जहाजों की रवानगी के बारे में है। ये बात वाज़ेह है कि ये बदनसीब शख्स न्यूयॉर्क वापस जाने वाला था। क्या आपने इस शख्स स्टैंजरसन के बारे में कुछ तहकीक की? मैंने फौरन की जनाब, ग्रेगसन ने कहा। मैंने तमाम अखबारात में इश्तिहार दे दिए हैं और मेरा एक आदमी अमेरिकन एक्सचेंज गया हुआ है, मगर अभी वापस नहीं आया। क्या आपने क्लीवलैंड को पैगाम भेजा? हमने आज सुबह तार भेजा। आपने अपनी दरियाफ्त किस तरह लिखी? हमने बस हालात की तफसील बयान की और लिखा कि जो भी मालूमात हमारी मदद कर सके हमें खुशी होगी। क्या आपने किसी ऐसे नुक्ते के बारे में तफसील नहीं मांगी जो आपको अहम लगा हो? मैंने स्ट्रेंजरसन के बारे में पूछा। और कुछ नहीं? क्या कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर यह सारा मुकदमा टिका हुआ हो? क्या आप दोबारा तार नहीं भेजेंगे? मैंने जो कहना था कह दिया, ग्रेगसन ने नाराजगी भरे लहजे में कहा। शर्लॉक होम्स अपने आप से मुस्कुराया और कुछ कहने ही वाला था कि लेस्ट्रीड, जो इस दौरान जब हम दालान में ये गुफ्तगू कर रहे थे अगले कमरे में था, दोबारा मंजर पर नमूदार हुआ, अपने हाथ मलते हुए, एक अकड़े हुए और खुद पसंदाना अंदाज के साथ। मिस्टर ग्रेगसन, उसने कहा, मैंने अभी एक इंतहाई अहम दरियाफ्त की है। ऐसी दरियाफ्त जो नजरअंदाज हो जाती अगर मैंने दीवारों का बगौर मुआयना ना किया होता।
ये छोटा सा आदमी बोलते हुए चमक उठा और जाहिर था कि अपने साथी पर एक नुक्ता जीत लेने की खुशी में वो अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। इधर आएं, उसने कहा और तेजी से कमरे की तरफ लपका। वो कमरा जिसका माहौल अपने हौलनाक मकीन के हटने के बाद कुछ हल्का लग रहा था। अब यहां खड़े हों। उसने अपने जूते पर माचिस रगड़ी और दीवार के करीब रोशन करके उठा ली। ये देखें, उसने फातिहाना अंदाज में कहा। पहले जिक्र कर चुका हूं कि कागज जगह जगह से उखड़ गया था। कमरे के इस मखसूस कोने में एक बड़ा टुकड़ा उखड़ गया था, जिससे मोटे पलस्तर का एक पीला चौकोर हिस्सा सामने आ गया था। उस नंगी जगह पर खून के सुर्ख हरूफ में एक लफ्ज लिखा हुआ था। उस नंगी जगह पर खून के सुर्ख हरूफ में एक लफ्ज लिखा हुआ था, राज। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जासूस ने एक नुमाइशगर के अंदाज में चीख कर कहा। यह इसलिए नजरअंदाज हो गया क्योंकि यह कमरे के सबसे अंधेरे कोने में था और किसी ने यहां देखने का ख्याल नहीं किया। कातिल ने इसे अपने या अपनी खून से लिखा है। ये धब्बा देखें जहां ये दीवार पर बहकर नीचे आया है। इससे खुदकुशी का ख्याल तो बहरहाल रद्द हो जाता है। लिखने के लिए ये कोना क्यों चुना गया? मैं बताता हूं। चौखट पर वो मोमबत्ती देखें। उस वक्त ये जल रही थी, और अगर ये जल रही थी तो ये कोना दीवार का सबसे रोशन हिस्सा होता, ना कि सबसे अंधेरा। मतलब? अरे इसका मतलब ये है कि लिखने वाला रेचल नाम लिखना चाहता था, मगर खत्म करने से पहले कोई खलल पड़ गया। मेरी बात याद रखें, जब ये मुकदमा हल होगा तो आपको मालूम होगा कि रेचल नाम की किसी औरत का इससे ताल्लुक है। हंसना आपके लिए बहुत अच्छा है मिस्टर शर्लॉक होम्स। आप बहुत होशियार और चालाक होंगे, मगर जब सब कुछ कह सुन लिया जाए तो पुराना शिकारी कुत्ता ही सबसे बेहतर होता है। मैं वाकई माफी चाहता हूं, मेरे साथी ने कहा, जिसने कहकहा लगाकर इस छोटे आदमी को नाराज कर दिया था। ये क्रेडिट यकीनन आपको मिलता है कि आपने हम सब में से पहले ये दरियाफ्त किया, और जैसा कि आप कहते हैं, इस पर हर निशान मौजूद है कि ये गुज़श्ता रात के मुअम्मे के दूसरे शरीक ने लिखा है। मुझे अभी तक इस कमरे का मुआयना करने का मौका नहीं मिला, मगर आपकी इजाजत से मैं अब करता हूं। बोलते हुए उसने अपनी जेब से एक फीता और एक बड़ा गोल शीशा निकाला। इन दो आलात के साथ वो कमरे में खामोशी से इधर उधर दौड़ता रहा, कभी रुकता, कभी घुटने टेकता, और एक बार तो पेट के बल लेट भी गया। वो अपने काम में इस कदर महव था कि लगता था हमारी मौजूदगी भूल गया हो, क्योंकि वो सारा वक्त सांस ही सांस में अपने आप से बातें करता रहा। मुसलसल कभी चौंकने की आवाजें, कभी कराहें, कभी सीटियां, और कभी छोटी छोटी आवाजें जो हौसले और उम्मीद का इजहार करती थीं। जैसे जैसे मैं उसे देख रहा था, मुझे बेख्तियार एक खालिस नस्ल की तरबियत याफ्ता लोमड़ी के शिकारी कुत्ते की याद आ गई, जो झाड़ियों में आगे पीछे दौड़ता है, अपनी बेताबी में कूकू करता है, यहां तक कि खोई हुई बू दोबारा मिल जाए। 20 मिनट या इससे भी ज्यादा वो अपनी तहकीक में लगा रहा। उन निशानात के दरमियान फासला इंतहा। अगर मैं आपकी मदद करने की जसारत करूं तो ये इस मुकदमे का क्रेडिट आपसे छीन लेने के बराबर होगा, मेरे दोस्त ने कहा। आप अभी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि किसी का दखल देना अफसोस की बात होगी। बोलते वक्त उसकी आवाज में तंज का एक जहान भरा हुआ था। अगर आप मुझे अपनी तहकीकात की खबर देते रहें, उसने आगे कहा, तो मैं खुशी से जो भी मदद कर सकूंगा करूंगा। इस दौरान मैं उस कांस्टेबल से बात करना चाहूंगा जिसने लाश दरियाफ्त की थी। क्या आप मुझे उसका नाम और पता दे सकते हैं? लीस्ट्रेड ने अपनी नोटबुक पर नजर डाली। जॉन रेंस, उसने कहा। अभी उसकी ड्यूटी नहीं है। आप उसे 46 ऑडली कोर्ट, केनिंगटन पार्क गेट पर मिलेंगे। होम्स ने पता नोट कर लिया। चलें डॉक्टर, उसने कहा, हम इसे ढूंढने जाएंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं जो इस मुकदमे में आपके काम आ सकती है। उसने दोनों जासूसों की तरफ मुड़ते हुए कहा, यहां कत्ल हुआ है और कातिल एक मर्द था। वो 6 फुट से ज्यादा लंबा था, उम्र के उरूज पर था, अपने कद के हिसाब से छोटे पांव थे, मोटे चौकोर नाक वाले जूते पहने हुए था और टर्चिनो पोली सिगार पी रहा था। वो अपने शिकार के साथ 4 पहियों वाले तांगे में यहां आया, जिसे एक ऐसा घोड़ा खींच रहा था जिसके अगले बाएं पांव पर 3 पुराने नाल और एक नया नाल था। गालिब इम्कान है कि कातिल का चेहरा सुर्ख सफेद था और उसके दाएं हाथ के नाखून खासे लंबे थे। ये चंद इशारे हैं, मगर शायद आपके काम आए। लेस्ट्रेड और ग्रेगसन ने एक दूसरे को बेयकीनी भरी मुस्कुराहट से देखा। अगर इस शख्स का कत्ल हुआ तो ये कैसे किया गया? पहले ने पूछा। जहर से, शर्लॉक होम्स ने मुख्तसरन कहा और लंबे लंबे कदम उठाता हुआ चल दिया। एक और बात लेस्ट्रेड, उसने दरवाजे पर मुड़कर कहा, राचे जर्मन में इंतकाम को कहते हैं, लिहाजा मिस रेचल को ढूंढने में अपना वक्त जाया न करें। इस आखिरी तीर के साथ वो चला गया और पीछे दोनों हरीफ मुंह खोले खड़े रह गए।